नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतःझिल्लिका तंत्र यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब कुछ लोग डाउट में आगे, सर आप पिछली क्लास में बता रहे थे कि हम आगे पढ़ेंगे एकल झिल्ली बंधित कोशिकांग और आज आप पढ़ा रहे हो अंतःझिल्लिका तंत्र। तो ये डाउट आपको बिल्कुल नहीं रखना है, ये हम धीरे धीरे आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, जब आप समझोगे कि अंतःझिल्लिका तंत्र क्या होता है तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने द्विझिल्ली बंधित कोशिकांग जितने भी थे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दो ही थे जितने क्या थे, लवक जिसे कहते हैं, उनको हमने पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे अंतःझिल्लिका तंत्र यानी कि आप यूं समझो एकल झिल्ली बंधित कोशिकांग जितने भी है उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार पढ़ेंगे कि आपको कहीं और से अभी देखने की जरूरत नहीं है। एक बार इस लेक्चर को आपने देख लिया, उसके बाद आप चाहे एनसीईआरटी उठा लेना, चाहे आरबीएसई बोर्ड की बुक उठा लेना, चाहे आप कहीं और से पढ़ लेना, यूट्यूब से पढ़ लेना, कोई नोट्स देख लेना, इससे बाहर कुछ भी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एक दो चीज़ें मिल सकती है वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। ये अंतिम जो टारगेट है अपना वो यही है कि सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए और उसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, आपसे लेता थोड़ी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अंतःझिल्लिका तंत्र। क्या होता है सर अंतःझिल्लिका तंत्र? कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर कुछ कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमने कल पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, ये एक सारे के सारे जो कुछ कोशिकांग जो है वो क्या करते हैं, वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का जो अपना काम है वो स्वतंत्र रूप से काम करेगा। स्वतंत्र रूप से करने का मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो खुद करेगा, वो दूसरों पर निर्भर नहीं है, या फिर ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें दो तीन कोशिकांगों को साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम खुद कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट अपना काम खुद कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये जो कोशिकांग है ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिका के अंदर कुछ कोशिकांग ऐसे भी होते हैं जो मिलजुल के काम करते हैं, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी जो है वो काम हो पाएगा। कुछ काम वो करते हैं, कुछ काम वो करते हैं, यानी कि उनके पास काम बंटा हुआ है। आधा काम ये तू करेगा, ये तू करेगा, ये तू करेगा, ऐसे करके वो पूरा काम पूरा करते हैं। ठीक है, तो वो जो सिस्टम है, वो जो तंत्र है जिसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग मिल करके कोई कार्य करते हैं, तो उसे हम नाम दे देते हैं अंतःझिल्लिका तंत्र। कोशिका के अंदर भी कुछ कोशिकांग है जो ये अंतःझिल्लिका तंत्र का निर्माण करेंगे। अब वो कोशिकांग कौन से हैं उसको समझने से पहले हम इसकी परिभाषा लिख दें कि अंतःझिल्लिका तंत्र क्या होता है। कोशिका में कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो मिलजुल कर कार्य करते हैं। मिलजुल कर कार्य करते हैं, उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र कहा गया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि पूरा एक सिस्टम है, और आपको पता है सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें मिलके काम करती है, तो ये भी एक सिस्टम है। अब कौन से कोशिकांग सर जो अंतःझिल्लिका तंत्र का निर्माण करते हैं, या फिर अंतःझिल्लिका तंत्र के कौन कौन से भाग हैं यूं कहें तो इसके अंदर आपको सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहला जो कोशिकांग है वो है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है आपका गोल्जी कार्य, या जिसको गोल्जी बॉडी अपन कह सकते हैं, गोल्जी बॉडी। एक होता है इसके अंदर लाइसोसोम, और चौथा आपका जो ऑर्गन है वो है रिक्तिका, जिसको कहते हैं वैक्यूल्स। ये चार ऐसे कोशिकांग है जो मिलजुल कर काम करते हैं, या फिर यूं कहूं कि अंतःझिल्लिका तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन कौन से हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका,
गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और रिक्तिका, ये 4 कोशिकांग। और आज हम इन्हीं 4 कोशिकांगों की बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, अंतःझिल्लिका तंत्र, और ये 4 कोशिकांग हमें पढ़ने। अब आप ध्यान से देखोगे तो मैंने जो बताया कि एकल झिल्ली बंधित कोशिकांग जो होते हैं वो यही तो थे अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, रिक्तिका, एक और सूक्ष्मकाय और होते हैं, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, वो हम और पढ़ लेंगे अगली क्लास में, है ना। तो मतलब एक क्लास और आएगी इस चैप्टर की, जिसमें हम जो झिल्ली रहित कोशिकांग है जैसे कि राइबोसोम और तारकाय और यूकेरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला, और इसके अलावा जो है वो हम इनको पढ़ेंगे सूक्ष्मकाय को। आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये 4 चीजें रहेगी, और इन चारों के बारे में हम बढ़िया ढंग से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ आ गई कि अंतःझिल्लिका तंत्र होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग सम्मिलित हैं। अगर इतनी चीज समझ में आई तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम अंतःप्रदवी जालिका पढ़ेंगे, इसकी संरचना को समझने का प्रयास करेंगे, इसके कार्य देखेंगे, है ना। सारी चीजें हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, लेकिन एक बार इतनी चीजें आप लिखिए। इसका एक सूत्र है, किसी को याद नहीं रहता ना, इसका सूत्र है, गर्ल की स्पेलिंग क्या होती है, गर्ल लड़की की क्या स्पेलिंग होती है, GIRL, यही होती है। अपन को थोड़ा सा अलग करना है इसको, अपन को क्या लिखना है, इसको GERL, ये लिखना है, गर्ल वैक्यूल, ये इसकी ट्रिक मान सकते हैं। जी का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी, ER का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और L का यहां पे मतलब क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, और वैक्यूल का मतलब तो वैक्यूल है। तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से कोशिकांग जो है वो अंतःझिल्लिका तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अंतःझिल्लिका तंत्र जो है वो क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है। मिटाओ इसको, चलो। अब हमारा जो टॉपिक है आज का, जहां से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, वो है अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका, सबसे पहले तो जो अंतःप्रदवी जालिका होती है इसको कोशिका का कंकाल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का कंकाल। जैसे जैसे हम कोशिका के बारे में पढ़ते जाएंगे, उनके जो अलग अलग नाम है उनको भी हम साथ में देखते जाएंगे। कई बार एग्जाम में इससे सवाल बनते हैं और एग्जामिनर का बहुत फेवरेट सवाल है ये। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैलिया कहते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी फैक्ट है, जितने भी कोशिकांगों के बारे में, वो हम साथ साथ में कवर करते जाएंगे। तो अगर इसकी बात करूं मैं अंतःप्रदवी जालिका को, तो इसको कोशिका का कंकाल कहा जाता है, स्केलेटन ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी खोज किसने की, तो इसकी जो खोज करता है वो है पोर्टर। पूरा नाम कीथ पोर्टर है। आप बस इतना से याद रखो कि अंतःप्रदवी जालिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का जो नाम है वो क्या है, पोर्टर है। पोर्टर ने इनकी खोज की। अब जो अंतःप्रदवी जालिका होती है, यह इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। ऐसे लिखोगे, ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। यानी कि हम इसकी अब संरचना देखने का प्रयास कर रहे हैं। 3 भागों से मिलकर बनी होती है। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, एक इसके अंदर होता है जिसका नाम हम कहेंगे सिस्टर्नी। क्या कहेंगे, सिस्टर्नी। दूसरा भाग जिसको हम कहेंगे वेसिकल्स, सिस्टर्नी, वेसिकल्स। और तीसरा भाग होता है इसके अंदर ट्यूब्यूल्स। ये 3 पार्ट होते हैं इसमें, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, तीनों भाग किसके हैं, तीनों भाग किसके हैं, अंतःप्रदवी जालिका के। अब एक एक करके हम इनको समझने का प्रयास करते हैं कि सिस्टर्नी कैसी होती है, वेसिकल्स क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ इनकी संरचना भी देखेंगे। और सबसे लास्ट में हम अंतःप्रदवी जालिका की संरचना को देख लेंगे, इसके डायग्राम को देख लेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिस्टर्नी की,
सिस्टर्नी क्या होती है? यह एक लंबी चपटी डिस्क नुमा संरचना है। ये चीज मैंने आपको कल की क्लास में और बताई। एक ऐसी और संरचना है जो लंबी चपटी और डिस्क नुमा होती है, वो मैंने आपको बताया था जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रहा था, उसमें थाइलेकोइड। वो भी क्या थी? एक लंबी चपटी और डिस्क नुमा संरचना थी। और इसके अंदर जो अंतःप्रदवी जालिका में जो सिस्टर्नी होती है वो भी एक लंबी चपटी डिस्क नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? ये इस प्रकार की संरचना होती है। ये आप देख सकते हैं, ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये आपके सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर है। समझ गए मेरी बात को? अब यहां पे एक बात आपको और लिखना है कि 80S राइबोसोम की बड़ी उप इकाई कौन सी होती है? ये हम राइबोसोम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 60S 80S की दो यूनिट होती है, एक 60S और एक 40S। तो जो बड़ी वाली उप इकाई है यानी कि 60S, इससे राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोटीन की सहायता से जुड़ी रहती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसी के अंदर पॉइंट है सिस्टर्नी के अंदर कि जो सिस्टर्नी होती है उस सिस्टर्नी से राइबोसोम की जो बड़ी उप इकाई होती है, कौन सी बड़ी उप इकाई? 60S। कौन सी? 60S। ये इसके अंदर एक प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन का नाम है राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये आपकी क्या होगी? ये होगी आपकी सिस्टर्नी, ये हो गया आपका 60S राइबोसोम, और ये हो जाएगा राइबोफ्लोरिन प्रोटीन। ये क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोरिन प्रोटीन हो जाएगा, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये स्ट्रक्चर आपके सिस्टर्नी की है। इतनी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा धब्बा यहां पे लाइट का बन रहा है, उसको प्लीज इग्नोर करिए। अभी जो है उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है क्योंकि क्लास स्टार्ट हो गई है तो बीच में नहीं है, लेकिन अब आपको नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया? सिस्टर्नी एक लंबी चपटी डिस्क नुमा संरचना है और इस सिस्टर्नी से राइबोसोम 80S की बड़ी उप इकाई 60S राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोटीन की सहायता से जुड़ी हुई रहती है। ये बात आपको समझना है, ठीक है? तो ये सिस्टर्नी हमारी क्या हो जाती है? क्लियर। अब हम पढ़ते हैं ट्यूब्यूल्स। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? ट्यूब्यूल्स। ये क्या होता है? ट्यूब्यूल्स क्या होता है? इस पर ये है एक लंबी शाखित, या तो ब्रांचेड होगी, शाखित या अशाखित संरचना। या तो शाखित होगी या फिर अशाखित होगी। अशाखित संरचना है। सर बताइए कैसी? देखो, लंबी संरचना है मतलब कुछ इस प्रकार की संरचना है, और शाखित या अशाखित कुछ भी हो सकती है। तो ब्रांचिंग भी इसमें हो सकती है, ये अपन ब्रांचिंग बना ले इसमें, है ना? ये क्या है? ये दोनों डायग्राम किसके हैं? ट्यूब्यूल्स के। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर ये शाखित भी हो सकती है ना, ब्रांचड भी हो सकती है, और अशाखित भी हो सकती है। नॉर्मल एक लंबी संरचना होती है। इस पर राइबोसोम का अभाव होता है, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो किस पे पाए जाते हैं? ऊपर वाली देखो, उसमें पाए जाते हैं। इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राइबोसोम इस पर नहीं मिलते। तीसरी जो अगर हम बात करें तो वो हमारी हो जाएगी वेसिकल्स। क्या होती है? वेसिकल्स। ये क्या होती है सर? वेसिकल्स। वेसिकल्स भी कुछ नहीं है, यहां पे लिखो, ये है गोलाकार राइबोसोम विहीन संरचना है। ये क्या है? गोलाकार राइबोसोम विहीन संरचना, यानी कि राइबोसोम न तो ट्यूब्यूल्स पे मिलेंगे आपको और न ही आपको वेसिकल्स पे मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम अगर प्रेजेंट होंगे तो वो सिस्टर्नी पे होंगे। किस पे होंगे? सिस्टर्नी पे होंगे। बाकी इन दोनों पे राइबोसोम नहीं है। और संरचना कैसी होती है आपने देख लिया। इसकी संरचना कैसी होगी? गोलाकार, इस प्रकार की संरचना होती है इसकी वेसिकल्स की। ये बात आपको समझनी है। एक चीज इसमें और लिखो कि जो वेसिकल्स है ये गोलाकार राइबोसोम विहीन संरचना है जो सिस्टर्नी या फिर ट्यूब्यूल्स, या तो सिस्टर्नी या फिर ट्यूब्यूल्स
से जुड़ी रहती है, से जुड़ी रहती है। ये बात भी लिखो, या तो सिस्टर्नी से या ट्यूब्यूल से जुड़ी रहेगी। इन तीनों के बारे में हमने पूरी तरीके से जान लिया। क्या जाना? हमने सबसे पहले कहा कि जो अंतःप्रदवी जालिका है इसके तीन भाग हैं। कौन कौन से हैं सर? एक होता है सिस्टर्नी, एक होता है वेसिकल्स, एक होता है ट्यूब्यूल्स। ये तीन पार्ट इसके अंदर होते हैं। फिर हमने एक को जाना कि जो सिस्टर्नी होती है ये एक लंबी चपटी डिस्क नुमा संरचना है जो यहाँ पे आपको दिख रही है। फिर मैंने कहा कि इससे जो है वो 80S राइबोसोम की जो बड़ी उप इकाई 60S है वो राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोटीन की सहायता से जुड़ी हुई रहती है। बस इतनी बात आपको इसमें जाननी है। फिर हम आते हैं ट्यूब्यूल्स पे, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये भी एक लंबी संरचना है जो साकित भी हो सकती है और असाकित भी हो सकती है। इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, जबकि इस पर राइबोसोम पाया जाता है। वेसिकल्स की बात करूं तो राइबोसोम तो इस पर भी नहीं है, लेकिन ये गोलाकार संरचना है, जबकि ट्यूब्यूल्स कैसी थी? एक लंबी संरचना। ये भी एक लंबी संरचना, ये भी लंबी, लेकिन ये गोलाकार स्ट्रक्चर होती है। और जो वेसिकल्स है नॉर्मली या तो वो सिस्टर्नी से या फिर ट्यूब्यूल से जुड़ी हुई पाई जाएगी। ठीक है, ये आपको क्या देखना है? अंतःप्रदवी जालिका के तीनों भागों के बारे में देखना है। इतनी बात समझ पाए? ये इतनी बात आपको समझनी है। मिटाओ इसको, मिटाओ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब अच्छे से दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अब हम पढ़ेंगे कि अंतःप्रदवी जालिका कितने प्रकार की होती है। अंतःप्रदवी जालिका कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है बताओ? सबको पता है ये दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी और एक चिकनी। किसके बेसिस पे होती है? राइबोसोम की। तो लिख देते हैं राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार हैं? एक इसके अंदर हो जाएगा खुरदरी। अंतःप्रदवी जालिका को शॉर्टकट में मैं ER लिख रहा हूं। ER पूरा ही लिख देते हैं एक बार। अंतःप्रदवी जालिका। और एक इसके अंदर होती है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। अब इसके शॉर्ट नाम बहुत आते हैं, जैसे कि अंतःप्रदवी जालिका को शॉर्ट नाम क्या कहते हैं? ER कहते हैं। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट नाम है वो होता है RER। इसका शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा? RER। इसका क्या मतलब हुआ? R का मतलब होता है रफ। खुरदरी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये होती है SER। एस क्या होता है? स्मूथ, चिकना। तो ये क्या है? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है। तो ये शॉर्ट नाम भी कई बार आपको पूरा नाम ने देकर के RER या SER दे दे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके अंदर डिफरेंस क्या है? इसको खुरदरी क्यों कहते हैं और इसको चिकनी क्यों कहते हैं? दोनों में कुछ ना अंतर होगा। तो वो अंतर हमने बांटा ही किसके आधार पर? राइबोसोम के आधार पर। इसका मतलब खुरदरी है, मतलब राइबोसोम इसके ऊपर पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या है? छोटे छोटे कण है, और अगर किसी चीज पे कोई छोटे छोटे कण लग जाते हैं तो वो खुरदरा हो जाएगा। और बिल्कुल वो एकदम साफ है, क्लीन है, उस पर कुछ भी नहीं है, कोई कण नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका मुख्य अंतर है कि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, और इस पर राइबोसोम नहीं होती। राइबोसोम नहीं पाए जाते। ये इसका पहला और कॉमन डिफरेंस है। इसके अलावा और भी हम अंतर की बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो मुख्य अंतर है वो ये राइबोसोम के आधार पर ही है, क्योंकि राइबोसोम के आधार पर ही हमने इसको दो भागों में बांटा है। ठीक है, पहला अंतर सबको क्लियर। दूसरा अंतर अगर हम इसको देखें तो जो RER होती है ये मुख्यतः किसकी बनी होगी? RER जो होती है ये मुख्यतः सिस्टर्नी की बनी होती है, मुख्यतः सिस्टर्नी।
मुख्य भाग जो होता है इसमें सिस्टर्नी होता है, मुख्यतः सिस्टर्नी की बनी होती है। अब क्यों होती है ये आप खुद इसका अंतर पता लगा सकते हो। और ये जो है यह मुख्यतः ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। समझ रहे मेरी बात को, ये मुख्यतः सिस्टर्नी की, क्योंकि खुरदरी है मतलब इस पर राइबोसोम है। और जब हमने अंतःप्रद्रवी जालिका के 3 भागों के बारे में बात की, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकस, तो हमने देखा कि जो सिस्टर्नी है उस पर राइबोसोम पाए जाते थे, जबकि ट्यूब्यूल्स पे राइबोसोम नहीं है। तो ये तो बात है कि सिस्टर्नी में अगर राइबोसोम है तो मुख्य जो भाग है इसका वो इससे बना होगा, और इस पे ट्यूब्यूल्स पे राइबोसोम नहीं है और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पे भी नहीं है, इसका मतलब इसका जो मुख्य भाग है वो इसका बना होगा, है ना। ये आपको समझना है। अब आप कहेंगे सर वेसिकल्स कहाँ गया, तो वेसिकल्स तो मैंने आपको वहां पे भी बताया कि ये एक छोटी संरचना है जो सिस्टर्नी या ट्यूब्यूल से नॉर्मली जुड़ी हुई रहती है, तो वो उसका कोई मेजर रोल नहीं होता इतना। मेन जो है सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स की बात की। और बताइए सर, और यहाँ पे आपको अंतर समझना है कि जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है यह इसकी उत्पत्ति केंद्रक यानी न्यूक्लियस केंद्रक की बाह्य झिल्ली से होती है, केंद्रक की बाह्य झिल्ली से होती है। सर ये बात समझ में नहीं आई, तो ये बात जब हम अब अभी नेक्स्ट जो है मैं आपको संरचना बताऊंगा तब आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगी कि इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, ठीक है। और इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति RER से होती है। इसकी जो उत्पत्ति है वो कहां से होती है, RER से, यानी कि जो SER है वो RER से ही बनेगी। तो 3 अंतर आपको मैंने यहां पे बताए, बताओ क्लियर है। ये RER और SER के अंदर जो मुख्य 3 अंतर है वो आप जान गए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना पढ़ेंगे कि दिखती कैसे, इसका डायग्राम देखेंगे और फिर हम कार्य देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। जितना बता रहा हूं उतना पढ़ो, उतना सफिशिएंट है। तुम इधर उधर भटको मत, भटकने के चक्कर में तुम कुछ भी मतलब ज्यादा ग्रैंड नहीं कर पाओगे। 1-2 चीजें एक्स्ट्रा मिल सकती है तो मिल जाएगी, नहीं भी मिलेगी, लेकिन तुम्हारा जो है वो माइंड कभी भी फोकस नहीं रह पाएगा। हमेशा जो है तुम मतलब फिर भटकाव में ही रहोगे, है ना। तो जितना ज्यादा है माइंड को कंफ्यूज करने से बचो, एक चीज पे विश्वास करो और उस पर टिके रहो। कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं आप मेरे से पढ़ो, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप वहां से उन पे विश्वास करो और पूरा पढ़ो, ठीक है। कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि उसके कंटेंट में कोई कमी हो, उनके बच्चों को गलत चीजें वो पढ़ाए या कम पढ़ाए जिससे सवाल नहीं फंसे एग्जाम में, ऐसा कोई नहीं चाहता है। सारे टीचर मेहनत करते हैं, सारे बहुत प्रयास करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो केवल और केवल व्यूज के चक्कर में होते हैं, तो वो टीचर ही नहीं मानता मैं तुम, है ना, वो टीचर होते ही नहीं है, उनका मकसद ही अलग है। लेकिन जो एक्चुअल में वास्तविक जो टीचर है, जो आपको क्लासेस दे रहे हैं और वास्तव में आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी आप सम्मान करना सीखिए, ये बहुत बड़ी बात है। वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं, तो आप उनको जो है कम से कम क्या बोलूं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीन छोड़ लो आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी संरचना देखने का प्रयास करते हैं किस जो है दिखती कैसी है। मिटाओ, चलो अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना, स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, डायग्राम आप भी साथ साथ बनाओ, है ना। संरचना अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो यहां पे आप देखेंगे
ज़्यादा बड़ा बन गया क्या? कोई नहीं, अच्छे से समझ में आ गया, बड़ा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। सर समझ में नहीं आया क्या होती है? ये तो है अपना केंद्रक, ये तो अपना क्या है? केंद्रक है। और केंद्र की कितनी झिल्ली होती है? द्विझिल्ली बंधित होता है केंद्रक। तो ये अपना क्या हो जाएगा? केंद्रक। यहां पे ये क्या है? केंद्र की आंतरिक झिल्ली। ये क्या है? आंतरिक झिल्ली। और ये क्या है? केंद्र की बाह्य झिल्ली। ये क्या है? बाह्य झिल्ली। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आपको याद करो कि जो RER होती है उसकी उत्पत्ति केंद्र की बाह्य झिल्ली से होती है। तो क्या ये केंद्र की बाह्य झिल्ली है? ऑब्वियसली बात है। तो इसी से तो RER बन रहा है। ये जो आपको पूरी संरचना दिख रही है ये वाली, ये क्या है? ये है आपकी RER। ये आपकी क्या है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया पिछली जो स्लाइड में कि जो SER होता है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? RER से। तो ये RER और इससे क्या बन रहा है? SER बन रहा है। यानी कि ये आपके किसके स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है अंतःप्रदेवी जालिका का। और आपको ये भी बताया कि जो RER है मतलब रफ है, मतलब इसके ऊपर राइबोसोम क्या होते हैं? पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? राइबोसोम मिलेंगे। तो राइबोसोम भी अपन बना देते हैं। ये इसमें क्या मिल रहा है? राइबोसोम। तो ये जो छोटे छोटे कण आपको दिख रहे हैं ये हो जाएंगे राइबोसोम, जो केवल और केवल किस पे मिल रहे हैं? RER पे। SER पे नहीं मिल रहे। SER बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है। तो ये किसकी संरचना हुई? ये किसकी संरचना हुई दोस्तों? ये हुई संरचना आपके अंतःप्रदेवी जालिका की। बनाओ इसको, छोटा सा बना लो, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जगह है तो बना लो। मेन जो हमारा फोकस है वो इसका समझना है कि कौन से कैसे क्या उत्पत्ति होती है। ये हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे अंतःप्रदेवी जालिका के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं। अब मैं आपको अंतःप्रदेवी जालिका के कार्य ने बता करके अलग अलग बताऊं कि RER की क्या कार्य है और SER की क्या कार्य है, तो हमें और भी ज्यादा स्पेशल हो जाएंगे। हम लोगों से एक स्टेप और हम आगे चले जाएंगे, है ना भाई। जो दोनों के कार्य वही अंतःप्रदेवी जालिका कार्य हो जाएंगे, लेकिन हम दोनों के अलग अलग पढ़ लेते हैं। SER की क्या है और RER की क्या है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम आगे बढ़े। चलो अब हमें पढ़ने हैं इसके कार्य। अब हमें क्या पढ़ने हैं? कार्य। कार्य भी आसान है, ऐसे कोई तो चीज नहीं है कि कार्य हमें समझ में नहीं आएंगे। कार्य किसके कार्य? ऑब्वियसली बात है, और हेडिंग लगी हुई है अंतःप्रदेवी जालिका। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं RER के कार्य। RER के कार्य। RER की क्या कार्य है? पहला, प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम होता है वो किसका होगा? RER का। सर समझ में नहीं आया कैसे? आपको पता है RER जिसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित है, और राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, यानी कि प्रोटीन निर्माण का काम कौन करता है? राइबोसोम। तो इसके ऊपर राइबोसोम है, मतलब ये प्रोटीन संश्लेषण करेगा। इसके अलावा प्रोटीन का रूपांतरण, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का रूपांतरण, ये दो काम किसके हो गए? ये दो काम हो गए RER के। नहीं और भी काम है, मतलब दो मेन प्रोटीन से रिलेटेड काम हो गए। एक तो प्रोटीन का संश्लेषण और एक प्रोटीन का रूपांतरण। दूसरा क्या काम हो गया? SER की उत्पत्ति, SER का निर्माण करना। SER का निर्माण कौन करता है? SER का निर्माण करना। SER तो RER से तो बनती है, तो ये भी इसका ही काम हो गया, SER का निर्माण करना। और बताइए सर, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं, ये जब हम लाइसोसोम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये बात तो अभी लिखनी पड़ेगी। लाइसोसोम एंजाइमों के लिए
पूर्वगामी का निर्माण करना। अब कुछ लोग कहेंगे सर पूर्वगामी क्या होता है, तो इंग्लिश में बता दो प्रिकर्सर। लाइसोसोम एंजाइमों के लिए प्रिकर्सर का निर्माण करना। ये 4 मुख्य कार्य किसके होंगे, RER के होंगे। बहुत आसान है। प्रोटीन का संश्लेषण, क्योंकि इस पे राइबोसोम है तो ये हमें समझ में आ रहा है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन रूपांतरण। दूसरा काम इसका SER की उत्पत्ति RER से होती है, ये भी बिल्कुल समझ में आ रहा है। तीसरा है लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है, जब हम लाइसोसोम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे जल अपघटनीय एंजाइम भरे रहते हैं। तो वो जो एंजाइम है, उन एंजाइम को बनने से पहले प्रिकर्सर्स होते हैं जिससे वो एंजाइम बनते हैं। तो उन प्रिकर्सर का निर्माण कौन करता है, ये आपका RER करता है। ठीक है, अब SER की कार्य देख लेते हैं। SER की कार्य, SER के कार्य, इसके क्या काम होते हैं, इसका जो काम होता है वो होता है लिपिड। ये किसका संश्लेषण कर रहा है, प्रोटीन का। ये किसका संश्लेषण करेगा, लिपिड व स्टेरॉइड, लिपिड व स्टेरॉइड का संश्लेषण। दोनों में अंतर करके चलना है कि भाई ये अगर काम कर रहा है, ये तार ही अटक गया, पैर में गिराएगा मुझे। ये जो काम करता है ये लिपिड और स्टेरॉइड के संश्लेषण का काम करता है, सिंथेसिस का काम करता है, जबकि ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और क्या काम करेगा, SER के और क्या काम होते हैं, एक ये काम करता है विष का निराविषीकरण। ये सर समझ में नहीं आया, समझा देंगे। विष का निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक, इंग्लिश वालों के लिए डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक, यानी कि जो विष होता है, जो जहर होता है, उसका निराविषीकरण, मतलब उसके जो जहर का प्रभाव है उसको कम करना या खत्म करना। ये काम भी कौन करता है, SER, है ना। तो ये तो बहुत शानदार काम हो गया। जो आपके शरीर के अंदर जहर बनेगा उसके प्रभाव को कम करना या उसको खत्म कर देना, उसके प्रभाव को, जहरीले प्रभाव को, उसे कहते हैं विष का निराविषीकरण। और क्या काम होता है, और इसका जो काम है वो हो जाएगा कि जो आपकी पेशी कोशिका होती है, पेशी कोशिकाओं की SER Ca+2 से भरी रहती है, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जो पेशी संकुचन हेतु आवश्यक है। जो पेशी संकुचन में आवश्यक है, यानी कि जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन, वैसे जब हम मसल वाला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि जो पेशी संकुचन है उसके अंदर भी SER का रोल होता है। ठीक है, तो ये कितने कार्य हो गए, ऑलमोस्ट इसके 6 से 7 काम हो गए जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं आया तो दोबारा समझ लो क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अंतःप्रदेवी जालिका यहाँ पे होती है हमारी समाप्त। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। ठीक है, अंतःप्रदेवी जालिका होगी, अब गोल्जी बॉडी पढ़ते हैं। गोल्जी बॉडी आपको, अगर आपको अंतःप्रदेवी जालिका समझ में आ गई तो गोल्जी बॉडी भी आ जाएगी, क्योंकि गोल्जी बॉडी भी आसान है, गोल्जी बॉडी भी आसान है। गोल्जी कार्य, गोल्जी कार्य की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने बात किया कि अंतःप्रदेवी जालिका जो है इसको कोशिका का कंकाल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कोशिका का यातायात नियंत्रक, कोशिका का यातायात नियंत्रक। ये क्या होता है सर, यातायात नियंत्रक का मतलब है ट्रैफिक पुलिस, है ना। कोशिका के अंदर चीजों को जो है एक ट्रैफिक पुलिस जो काम करता है, जो यातायात है, जो साधन है, उनको एकदम प्रॉपर वे में चलाना, है ना।
डिस्टर्बेंस नहीं होना, वो इसका काम होता है। कोशिका का यातायात नियंत्रक इसको कहते हैं। और खोज इसकी जो कि खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैमिलियो गोल्जी। उन्हीं के आधार पर नाम के आधार पर इनका नाम दिया गया है कैमिलियो गोल्जी। ये वैज्ञानिक का नाम है जिसने गोल्जी बॉडी की खोज की। ठीक है सर, इतना समझ आ गया। अब हमें देखना है जो गोल्जी बॉडी होती है उसके भी 4 भाग होते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 भाग? समझते हैं, देखो। वही सिस्टर्न, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स। सर आपने ये तो वहां पे लिखा था, गलत लिख रहे हो। नहीं नहीं नहीं, यही नाम है, यही नाम है। एक जगह याद करने बहुत जगह काम आ जाएगी। वेसिकल्स, ये तो 3 ही है सर, एक और कौन सा है? तो एक इसके अंदर हो जाएगा, चौथा जो है वो हो जाएगा गोल्जियन वैक्यूल्स। गोल्जियन, हिंदी में कहूं तो गोल्जियन पुट्टिका है। ये 4 इसके पार्ट हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और गोल्जियन पुट्टिका या गोल्जियन वैक्यूल्स। ये 4 भाग किसके होते हैं? गोल्जी बॉडी के। अंतः प्रतिबी जालिका के 3 भाग थे, इसके अंदर 4 भाग है, एक्स्ट्रा हो जाएगा गोल्जियन वैक्यूल्स। ये एक्स्ट्रा है, बाकी तीनों के तीनों सेम। अब इसके अंदर सर सिस्टर्नी पढ़े तो बिल्कुल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टर्नी सबसे पहला एक गोल्जी बॉडी में इसके अंदर आपको ये देखना है कि सिस्टर्नी कितनी होती है ना। नॉर्मली हम बात करेंगे, वैसे कोई फिक्स संख्या नहीं है, लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें तो एक गोल्जी बॉडी में 4 से 8 सिस्टर्नी होती है। 4 से 8 सिस्टर्नी होती है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं पहली बात। दूसरी बात सर, गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टर्नी की संख्या हमें पता चल गई। दूसरी बात, ये जो सिस्टर्नी होती है ये SER की जैसी होती है। गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी कैसी होती है? SER की जैसी होती है। इसकी सिस्टर्नी किसकी? गोल्जी बॉडी की SER की जैसी होती है। SER की जो सिस्टर्नी होगी ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उसकी जैसी होती है। इसकी सिस्टर्नी SER की जैसी होती है। एक बात मैंने यहाँ पे लिखी कि गोल्जी बॉडी में नॉर्मली इतनी होती है, लेकिन जो कवक होता है ना, कवक में या कवक की गोल्जी बॉडी में केवल एक ही सिस्टर्नी होती है। यूनिसिस्टर्नल हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कवक होते हैं उनकी गोल्जी बॉडी में केवल एक सिस्टर्नी होती है। नॉर्मल ये संख्या होती है। और बताइए सर, जंतु कोशिका में सिस्टर्नी आपस में जुड़ी भी रहती है। जंतु कोशिका जो होगी, जंतु कोशिका में सिस्टर्नी आपस में जुड़ी रहती है। पादप कोशिका में बिखरी रहती है। जंतु कोशिका में जुड़ी मिल गई, पादप कोशिका में बिखरी भी रहेगी। पादप कोशिका में सिस्टर्नी बिखरी हुई रहती है। और ये जो बिखरी हुई रहती है, इसको फिर नाम दे दिया जाता है डिक्टियोसोम। तो आपने सुना होगा राइबोसोम के एक दो नाम और होते हैं, सॉरी गोल्जी बॉडी के। एक तो डिक्टियोसोम क्यों कहते हैं, समझ आ गया? क्योंकि पादप कोशिका के अंदर जो सिस्टर्नी होगी वो बिखरी हुई रहती है ना, और उसको हम डिक्टियोसोम नाम दे देते हैं। तो गोल्जी बॉडी का कभी कभी नाम डिक्टियोसोम भी, वो आपसे पूछ सकते हैं कि गोल्जी बॉडी का नाम कौन सा नहीं है। और एक नाम इसको और होता है लिपोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? लिपोकॉन्ड्रिया। लिख देते हो यहाँ पे, कहाँ पे लिखो? यहाँ पे लिख देता हूं, लिपोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है? ये गोल्जी बॉडी का ही एक नाम है, लिपोकॉन्ड्रिया। तो ये भी ध्यान रखना, एक तो ये और ये दोनों गोल्जी बॉडी के दूसरे नाम है। ठीक है, समझ में आया नहीं है भाई? सिस्टर्नी के बारे में 4 बातें ध्यान रखनी। पहली बात, गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी में
गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टर्नी 4 से 8, लेकिन कवक के अंदर केवल 1। जंतु कोशिका में जुड़ी भी रहेगी, पादप कोशिका में बिखरी भी रहेगी। नाम हमको डिक्टियोसोम देना है, बस इतना काम है। अब हम ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और गोल्जी पुट्टी का पढ़ लेते हैं। मेन यही है, इसके अंदर ज्यादा नहीं है। इसके अंदर जो 4 बातें हैं तो इसके अंदर 1 1 2 2 होगी बस। मिटाओ। ट्यूब्यूल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये सिस्टर्नी के अंतिम भाग से जुड़ी हुई रहती है, बस इसके बारे में इतनी सी बात लिखनी है। ट्यूब्यूल्स का मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे। यह सिस्टर्नी के अंतिम भाग से जुड़ी रहती है। ये किसके बारे में लिखना है आपको? ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो सिस्टर्नी क्लियर, ट्यूब्यूल्स भी क्लियर। ये आपको समझ में आ जाएगा जब मैं डायग्राम बताऊंगा ना। कोई चीज अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही है तो बस उसको लिखते जाओ, जब डायग्राम पढ़ाऊंगा तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टर्नी होती है उसके अंतिम जो पार्ट होगा उससे ट्यूब्यूल्स जुड़ी हुई रहती है। वेसिकल्स के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना। गोल्जी का गोल्जी पुट्टी का है, उसके बारे में हम थोड़ी बातें जान लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया। अब हम गोल्जियन पुट्टी का पढ़ लेते हैं। गोल्जियन पुट्टी का पढ़ लेते हैं कि ये क्या होती है भाई। ये एक्स्ट्रा है ना, बाकी तो हम उसमें भी पढ़ देते। बेटा इसको बेटा चल। अब हमें पढ़ना है गोल्जियन पुट्टी का। गोल्जियन पुट्टी का ये क्या होती है? यह बड़ी व स्त्रावी पुट्टिका है। साइज में कैसी होती है? बड़ी होती, आकार में बड़ी और स्त्रावी प्रकृति की होती है। स्त्रावी का मतलब कुछ ना कुछ सिक्रेशन ये करती है, ठीक है, जो गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेस से निकलती है। जो गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेस से निकलती है। अब आप कहेंगे सर गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेस क्या होता है? तो ये फिर से वही बात है, जब मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा तो उस समय बताऊंगा कि जो गोल्जी बॉडी है उसमें एक सिस फेस एक ट्रांसफेस होता है। कैसे बनेंगे वो बता देंगे, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी की ट्रांसफेस से निकलती है जिससे विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, जिससे विभिन्न कोशिकांग निर्मित होते हैं। विभिन्न कोशिकांग जैसे लाइसोसोम। लाइसोसोम अब इसी से बनेगा जैसे लाइसोसोम निर्मित होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है गोल्जियन पुट्टिका के बारे में कि ये जो है आपकी एक बड़ी और स्त्रावी पुट्टिका होती है जो गोल्जी बॉडी की ट्रांसफेस से निकलती है और इससे कुछ विशेष प्रकार के कोशिकांग जो बनने होते हैं वो बन जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप याद रख सकते हैं लाइसोसोम। अब जब हम लाइसोसोम पढ़ेंगे तो वो लाइसोसोम इसी से बनता है। जो गोल्जियन पुट्टिका निकलेगी उसमें से कुछ पुट्टिका ऐसी होगी जो लाइसोसोम बनाएगी, कुछ पुट्टिका होगी जो और कुछ बनाएगी, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी संरचना देखते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी संरचना देखने का प्रयास करें। बेटा ये बात लिख लो बस। अब हम इसकी संरचना देखते हैं। किसकी? गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी की संरचना देखते हैं। अब सिर्फ गोल्जी बॉडी की संरचना नहीं देख रहे, अब इसकी भी संरचना आ जाएगी, ध्यान रखना। इसकी भी संरचना और इसकी भी संरचना, यानी पूरे हम साथ में मिला के देख लेते हैं, ठीक है। चलो ये तो अपना क्या बन गया? केंद्रक। और ये हमारी क्या बन गई? अंतःप्रदवी जालिका बन गई, ठीक है साहब।
चलो, ये पूरा अंतःझिल्लिका तंत्र बना दिया, पूरा का पूरा अंतःझिल्लिका तंत्र। इतनी तक तो हम समझ चुके थे। एक मिनट, यहाँ पे बनाना छूट गया थोड़ा सा। ये यहाँ पे केंद्रक, ये केंद्र की बाह्य झिल्ली, और केंद्र की बाह्य झिल्ली से क्या बनता है, आर बनता है। इस पे ये राइबोसोम बना लो, ये क्या हो जाएगा आपका आर, और आर पे ये क्या है, राइबोसोम। ये छोटे लिख दिए तो कुछ नहीं, आपको वैसे बताया भी था पहले, ठीक है। और ये अपनी क्या होगी, एसईआर, और ये इससे क्या निकल रही है, पुट्टिका, ये इससे निकलने वाली पुट्टिका। अब यहाँ पे ये जो चीज देख रहे हैं ना, अब ये जो ये वाली, ये है आपकी सिस्टर में, ये वाली, ये क्या है, सिस्टर में। ये संरचना देख रहे हो ना, ये वाली, ये तीन जो बीच में दिख रही है, ये सिस्टर नी। और मैंने बताया था सिस्टर नी के एंड पार्ट से क्या जुड़ी रहती है, ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या हो जाएगी, ट्यूब्यूल्स, ये क्या हो जाएगी, ट्यूब्यूल्स। ये सिस्टर नी के एंड पार्ट से क्या जुड़ी रहती है, ट्यूब्यूल्स। और ये यहां से जो संरचना निकलती हुई दिख रही है, इसे कहते हैं गोल्जियन पुट्टिका, गोल्जियन पुट्टिका। और ये जो गोल्जियन पुट्टिकाएं हैं, ये आगे जाकर के विभिन्न प्रकार के कोशिकांग बनाते हैं। कुछ इसमें से जो है वो कोशिका के बाहर चली जाएगी, कुछ क्या हो जाएगी, कोशिका के बाहर चली जाएगी। कुछ गोल्जियन पुट्टिका है जिससे लाइसोसोम बनेंगे, जिससे लाइसोसोम, ये मान लो लाइसोसोम है। और कुछ गोल्जियन पुट्टिका है जिससे अदर कोशिकांग, अन्य कोशिकांग बनेंगे, अन्य कोशिकांग बन जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? ये सारी गोल्जियन पुट्टिका है। जो गोल्जियन पुट्टिका निकलती है उसमें से कुछ गोल्जियन पुट्टिका कोशिका से बाहर चली जाएगी, कुछ से लाइसोसोम बनेगा, कुछ से कोई अन्य कोशिकांग बनेंगे। ये सारी चीज क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है अंतःझिल्लिका तंत्र की। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये इसके अंदर ये वाला जो होता है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं सिस फेस। और जो इधर वाला ये हिस्सा है, इसको बोलते हैं ट्रांसफेस। गोल्जी बॉडी के अंदर दो हिस्से बनते हैं, दो सरफेस बनते हैं। एक इस साइड जो केंद्र की साइड होता है उसको सिस फेस, और जो गोल्जियन वैक्यूल की तरफ होता है उसको ट्रांसफेस कहते हैं। इससे कई बार सवाल आता है, इसको आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा फेस किस तरह बनता है। सिस्टर्नी जो है वो केंद्र की तरफ सिस फेस का निर्माण करती है, जबकि गोल्जियन वैक्यूल की तरफ किसका निर्माण करती है, ट्रांसफेस का निर्माण करती है। ठीक है, ट्रांसफेस का निर्माण करती है। अब इसको और नाम दे देते हैं, जिसको इसको कहते हैं कन्वेक्स फेस। कन्वेक्स मतलब उत्तल, और ये क्या हो जाएगा, कनकेव। कनकेव मतलब अवतल, ये कनकेव फेस हो जाएगा। तो ये आपको समझना है। ये पूरा अंतःझिल्लिका तंत्र है। इसका डायग्राम ढंग से बनाओ, बढ़िया, मेरे से तो ऐसा ही बनता है। तुम बढ़िया अच्छे से डायग्राम बना लो। अब हम जो ये गोल्जी बॉडी है इसके बारे में बातें करते हैं कि सिस फेस क्या होता है, ट्रांस फेस क्या होता है। कुछ बातें हमें जाननी है इसकी संरचना। वैसे हम गोल्जी बॉडी की संरचना देखने वाले थे, लेकिन अब हमने पूरा देख लिया। ठीक है, तो अब गोल्जी बॉडी की ये संरचना आपको दिख रही होगी इधर वाली। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। मिटाओ इसको, एक साइड इसको मिटा देता हूं ना, इसको मिटा देता, इधर ही लिख देते, जितनी बातें हमारी इधर आ जाएगी। पहली बात, गोल्जी बॉडी की सिस्टर में सिस व ट्रांस फेस का निर्माण करती है। सिस फेस जो होगा वो तो होगा केंद्रक की तरफ, इधर साइड, और इधर क्या था, केंद्र था, तो केंद्र की तरफ हो जाएगा। और ट्रांस फेस किसकी तरफ हो जाएगा, ट्रांस फेस हो जाएगा गोल्जियन पुट्टिका की तरफ, गोल्जियन पुट्टिका की तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा। और क्या बताना, और ये लिखना है आपको एक पॉइंट, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली पुट्टिका है, ये देखो इधर से जो पुट्टिका आ रही थी, मैंने बनाया था इधर इस साइड की संरचना, ये किससे जुड़ेगी, सिस फेस से। पुट्टिकाएं सिस फेस से जुड़ती है, सिस
ऐसे जुड़ती है। वैसे जब ये सारी चीजें, जब आप डायग्राम आपको अच्छे से आता है ना तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हैं उनके लिए मुझे लिखाना पड़ रहा है। वैसे ये लिखाने की चीजें है नहीं, ठीक है, लेकिन तुम तो बस मौज करो, मैं लिखवा रहा हूं। और क्या बताऊं, बताओ, हो गया? और बताओगे? हो गया बस, और क्या बताना बस। अब हम गोल्जी बॉडी के जो काम है उसको देख लेते हैं। मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया तो मिटा दो। चलो अब हम क्या देख लेते हैं, गोल्जी बॉडी के कार्य, क्या क्या काम इसके होते हैं वो देख लेते हैं। कार्य, पहला कार्य, प्रोटीनों का संसाधन, संवेक्षण और परिवहन, ये इसका काम। प्रोटीन का संश्लेषण आर ने किया था, वो अंतःपृथ्वी जालिका का काम था, खुरदरी वाली का। लेकिन उस प्रोटीन जो बना उसका परिवहन का जो काम है वो किसका है, वो गोल्जी बॉडी का। इसीलिए तो इसको यातायात नियंत्रक कहते हैं, कि कौन से प्रोटीन किसको कितना प्रोटीन देना है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, गोल्जी बॉडी कंट्रोल करता है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे जीव को ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो पैरों के अंदर से या फिर कहीं और से जहां पे प्रोटीन की कम आवश्यकता है वहां से उस प्रोटीन को लाके मेरे जीव को देगा, एक बैलेंस बनाएगा प्रोटीन के बीच में, प्रोटीन का परिवहन करेगा, जहां पे ज्यादा जरूरत है वहां पे ज्यादा और कम जरूरत है वहां से उस जगह को। तो ये काम किसका हो गया, गोल्जी बॉडी का, ठीक है। तो ये पहला काम इसका हो गया, प्रोटीनों का परिवहन करना। दूसरा काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। अब आपको तीनों चीज समझ में आ गई। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, आर, लिपिड यानी कि फैट का संश्लेषण कौन करता है, एसईआर, और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करेगी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तीसरा, शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम क्या होता है, ये तो हम जब नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, शुक्राणु की संरचना देखेंगे उस समय बात करेंगे, लेकिन एक बार इतना याद रखना कि शुक्राणु का एक्रोसोम गोल्जी बॉडी का रूपांतरण होता है, गोल्जी काय का रूपांतरण होता है, यानी कि वो भाग इसी से बनता है। और क्या काम है, और इसका जो काम अगर हम देखें गोल्जी बॉडी का मुख्य काम तो वैसे हो गए, और अगर हम देखें तो इसका क्या काम हो सकता है, प्रोटीन का ग्लियोसिडेशन, प्रोटीन का ग्लियोसिडेशन तथा लिपिड का ग्लाइकोसिडेशन। प्रोटीन का ग्लियोसिडेशन और लिपिड का जो ग्लाइकोसिडेशन है वो भी कहां पे होता है, यहीं पर होता है। ये दोनों प्रक्रिया, ग्लियोसिडेशन और ग्लाइकोसिडेशन, यानी प्रोटीन का टूटना और लिपिड का टूटना, ये सारे के सारे जो काम हैं, या किसी के अंदर रूपांतरित होना, लिपिड का ग्लूकोज के अंदर रूपांतरण होना ग्लाइकोसिडेशन कहलाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो कहां पे होती है, गोल्जी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। ये इसके काम हो गए, इतने काम आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा नहीं रखने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, मिटाओ इसको। चलो अब हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। अंतःपृथ्वी जालिका पढ़ ली, गोल्जी बॉडी पढ़ लिया, अब लाइसोसोम पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है इसको कहा जाता है आत्मघाती थैलिया, आत्मघाती थैलिया, सुसाइडल बैग्स। क्यों कहा जाता है ये हम आगे बात करेंगे, ये कंसेप्ट है उसको समझ लेंगे, कोई बात नहीं। इसकी खोज किसने की, इसकी खोजकर्ता जो है वो है डी ड्यू नाम के एक वैज्ञानिक है जिसने लाइसोसोम को खोजा। लाइसोसोम जो होता है, ध्यान से सुनो,
लाइसोसोम एक बहुरूपी कोशिकांग है। क्या है? बहुरूपी कोशिकांग है। बहुरूपी का मतलब समझते हो? बहुत सारे रूप, बहुरूपी कोशिकांग है। इसके 4 रूप निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार से कौन कौन से 4 रूप है? पहला, प्राथमिक लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। दूसरा, द्वितीयक लाइसोसोम। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक लाइसोसोम, तीसरा तृतीयक लाइसोसोम है। तृतीयक लाइसोसोम नहीं है, जैसे मैच बनता है शुरू हो जाते हैं तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, षष्टम, अष्टम, नहीं। तीसरा जो है वो हो जाएगा अवशिष्ट काय। क्या होता है? अवशिष्ट काय। और इंग्लिश वाले बच्चों रेजिडुअल बॉडी है ना, रेजिडुअल बॉडी। और चौथा हो जाएगा स्वभक्षी रिक्तिकाएं। स्वभक्षी रिक्तिकाएं, ऑटोफेगस वैक्यूल्स। ये 4 पार्ट होते हैं, 4 रूप होते हैं इसके, भाग नहीं, ये 4 इसके रूप है। इसको बहुरूपी कोशिका, यानी कि ये अलग अलग रूप दर्शाता है। इसके अलग अलग रूप है लाइसोसोम के। कभी ये प्राथमिक लाइसोसोम के रूप में होता है, तो कभी ये इसके भाग नहीं है। कुछ बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हम पढ़ा गोल्जी बॉडी, तो उसके 4 भाग थे, वो उसके 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पे ये इसके 4 पार्ट्स थोड़ी है, ये इसके 4 रूप है, इसलिए तो इसको कहते हैं ये बहुरूपी कोशिका है, अलग अलग रूप दर्शाता है। तो कभी तो ये प्राथमिक लाइसोसोम के रूप में, कभी द्वितीयक लाइसोसोम के रूप में, कभी अवशिष्ट काय, कभी स्वभक्षी रिक्तिकाएं, है ना। इन चारों रूप के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका नोट करो, फिर हम एक एक करके पढ़ते हैं कि प्राथमिक लाइसोसोम क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, अवशिष्ट क्या होता है, स्वभक्षी क्या होता है। एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, चलो यहां पे बता देते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम में 50 से भी अधिक जल अपघटनी एंजाइम भरे रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंजाइम भरे रहते हैं जो अम्लीय पीएच पर सक्रिय होते हैं। जो किस पर सक्रिय होंगे? अम्लीय पीएच, एसिडिक पीएच पर सक्रिय होते हैं। और अम्लीय पीएच बनाए रखने का काम कौन करता है? प्रोटॉन आयन पंप। अम्लीय पीएच बनाने का काम किसका है भाई? प्रोटॉन आयन पंप का। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को इससे भी पहले नोट करना। आपको खोज के बाद ये बात लिखेंगे आप कि लाइसोसोम में 50 से भी अधिक जल अपघटनी एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जो एंजाइम है ये अम्लीय पीएच पर एक्टिव होते हैं। और अब उसके अंदर अम्लीय पीएच बढ़ाने का काम कौन करेगा? वो काम करेगा प्रोटॉन आयन पंप, है ना। प्रोटॉन आयन पंप जो है वो अम्लीय पीएच बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, तो पहली इसको आत्मघाती थैलिया, दूसरा इसकी खोज डी ड्यूब ने की, और तीसरा इसके अंदर इतने एंजाइम पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक। और फिर चौथा पॉइंट आपको ये लिखना है कि लाइसोसोम एक बहुरूपी कोशिकांग है। इसके 4 प्रकार हैं जो ये है, और फिर इनके एक एक प्रकार को हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं। बेटा चल, अब लिखो प्राथमिक लाइसोसोम। एक बार फटाफट लिखो प्राथमिक लाइसोसोम। गोल्जियन वैक्यूल, गोल्जियन वैक्यूल से जस्ट निकलने वाला लाइसोसोम जो निष्क्रिय होता है। समझ में आई कि नहीं है ये बात?
भाई अपने को पता है कि गोल्जी वैक्यूल से लाइसोसोम बनेगा, तो गोल्जी वैक्यूल से जस्ट जो लाइसोसोम निकलता है ना वो होता है प्राथमिक लाइसोसोम, और ये होता है निष्क्रिय। क्यों होता है निष्क्रिय? क्योंकि अम्लीय पीएच अभी नहीं है। कोशिका द्रव्य की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 7.2। तो ये 7.2 पीएच तो सारी पीएच है। ये सक्रिय कब होगी? जब अम्लीय पीएच आएगी, है ना। तो ये जो जस्ट जो गोल्जी वैक्यूल से जो निकलता है वो प्राथमिक लाइसोसोम होता है। अब देखो द्वितीयक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम ये क्या होता है? जैसे ही प्राथमिक लाइसोसोम पीनोसोम या फेगोसोम के संपर्क में आता है, प्रोटॉन आयन पंप सक्रिय हो जाता है तथा अम्लीय माध्यम स्थापित करता है। जिससे ये लाइसोसोम सक्रिय होते हैं, जिससे ये लाइसोसोम, ये कौन से? द्वितीयक, सक्रिय होते हैं। इन्हें हेट्रोफेगोसोम कहा जाता है, इन्हें हेट्रोफेगोसोम कहते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में याद रखना है? द्वितीयक लाइसोसोम के। भाई जैसे ही प्राथमिक लाइसोसोम पीनोसोम या फेगोसोम, ये क्या होता है? ये मैंने बात की है पिछले क्लास, लगभग दूसरी क्लास में मैंने बताया, तीसरी क्लास में जब कोशिका झिल्ली में पढ़ा रहा था। जैसे ही कोई चीज हम कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब वो अगर ठोस पदार्थ है तो फेगोसोम, और अगर तरल पदार्थ है तो वो पीनोसोम। यानी कि जब ये यूं कहे साधारण भाषा में तो जो प्राथमिक लाइसोसोम खाता है, पीता है, बड़ा होता है, तो वहां पे उस समय प्रोटॉन आयन पंप हो जाएगा सक्रिय और अम्लीय माध्यम स्थापित कर देगा। और अगर अम्लीय माध्यम स्थापित कर दिया तो इसके एंजाइम हो जाएंगे एक्टिवेट, यानी कि ये जो लाइसोसोम है ये सक्रिय अवस्था में होता है, जबकि ये कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। इसलिए द्वितीयक लाइसोसोम को हेट्रोफेगोसोम की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा अवशिष्ट काय। ये क्या होता है? अवशिष्ट काय अपाचित पदार्थों से भरे द्वितीयक लाइसोसोम। बस इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है अवशिष्ट काय में। क्या याद रखना है? अपाचित पदार्थों से भरे द्वितीयक लाइसोसोम, मतलब जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, द्वितीयक लाइसोसोम है, अगर उसके अंदर अपाचित पदार्थ स्टोर्ड हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, तो उसका नाम जो है वो चेंज हो करके अवशिष्ट काय हो जाता है, और कुछ नहीं है। इतनी बात याद रख सकते हो। अपाचित पदार्थ जिनका पाचन नहीं हो पाता है वो कहां पे जाके स्टोर हो जाए? द्वितीयक लाइसोसोम में। तो उसी द्वितीयक लाइसोसोम को हम तीसरा नाम दे देते हैं, दूसरा नाम दे देते हैं अवशिष्ट काय। ठीक है, एक लाइन आपको इसके बारे में याद रखनी है। और चौथा जो है वो हमारा क्या है? स्वभक्षी रिक्तिका है। स्वभक्षी रिक्तिका, ये क्या होता है? ये होता है प्राथमिक लाइसोसोम का रूपांतरित भाग, है ना। ये क्या करता है? स्वभक्षी, यानी नाम से पता चल रहा है कि जो कोशिकाएं काम नहीं कर रहे हैं कोशिका में, उन कोशिकाओं को ये खा जाता है। इसलिए जितने भी कोशिका के अंदर पड़े रहते हैं ना, वो इसके डर से काम करते रहते हैं कि लाइसोसोम आ जाएगा भाई, है ना। इसको दिख जाएगा ये काम नहीं कर रहा है, उसको खा जाएगा पकड़ के, है ना। तो ये इसका मतलब कह सकते हैं कि कोशिका में साफ सफाई करने का काम भी लाइसोसोम का होता है। ठीक है ना भाई। कोई कोशिका मर गया, कोशिका में सड़ रहा है, तो उसको गलाने का काम कौन करेगा? खाने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा, स्वभक्षी रिक्तिका करेगी। तो यही बात अपन को लिखनी है। बूढ़े या निष्क्रिय, या तो बूढ़े हो गई कोई कोशिका या फिर निष्क्रिय हो गया जो अब काम नहीं कर रहा है, निष्क्रिय कोशिकाओं को प्राथमिक लाइसोसोम 1 डिग्री मतलब प्राथमिक लाइसोसोम घेर कर
नष्ट कर देते हैं, तो उन्हें नाम दिया जाता है स्वभक्षी रिक्तिका। तो यानी कि स्वभक्षी रिक्तिका किसका रूपांतरण है? प्राथमिक लाइसोसोम का। और अवशिष्ट काय किसका है? द्वितीयक लाइसोसोम का। अब कभी कभी क्या होता है, पूरा लाइसोसोम ही फट जाता है, पूरा लाइसोसोम ही फट जाएगा, तो अगर उसके अंदर भाई अगर वो फट गया तो उसके अंदर क्या होते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, उसी के माध्यम से तो ये इसको सड़ाता है, नष्ट करता है। जल अपघटनीय एंजाइम मतलब पूरा उसका विघटन कर देता है। अब लाइसोसोम पूरे ही फट गया तो पूरी कोशिका को नष्ट कर देगा, इसे कहते हैं आत्मघाती, इसलिए इसको आत्मघाती थैलिया भी कहते हैं, है ना। नॉर्मली क्या करेगा, जिस किसी कोशिका को मारना है तो उस पर थोड़ा सा वो क्या करेगा, जल अपघटनीय जो एंजाइम है वो छिड़क देगा, लेकिन जब वो पूरा ही फटेगा तो वो तो पूरे ही उसके जल अपघटनीय एंजाइम बाहर आ जाएंगे, है ना। तो यही आपको लिखना है कि कभी कभार पूरा लाइसोसोम ही फट जाता है, जिससे सारी कोशिका नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? आत्मघाती थैलिया। आत्मघाती थैली का यही कारण है, सुसाइड कर लेता है, वो इसी की वजह से करती है। ठीक है, तो ये बात आपको जाननी थी इसके बारे में, ये बात आपको जाननी थी इसके बारे में। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? बहुत आसान है, जितनी चीजें बताई है उससे बाहर कुछ नहीं जाना, इतना तो आप कंफर्म रहो। ठीक है, तो जितनी चीजें बताई है उसको मैंने समझाया भी, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब लाइसोसोम हमारा हो गया, अब हम पढ़ेंगे रिक्तिका। अब हम क्या पढ़ेंगे? रिक्तिका, वैक्यूल। लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, भागना नहीं है, पूरा करके जाना है बिल्कुल। ठीक है, चलो बेटा। एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहूंगा, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस नाम सुना होगा आपने, मेटामॉर्फोसिस, ये क्या होता है? सुनो, कुछ उभयचर, उभयचर मतलब एम्फीबियंस, कुछ उभयचरों में जैसे मेढक, मेढक सबने देखा है, मेढक जो होता है उसकी लार्वा अवस्था में, मेढक की लार्वा अवस्था में तो पूंछ पाई जाती है, टेल। लेकिन वयस्क अवस्था के अंदर क्या होता है? वयस्क अवस्था में ये लाइसोसोम द्वारा पाचित कर दी जाती है, लाइसोसोम खा जाता है उसको, लाइसोसोम द्वारा पाचित कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस नाम देते हैं। ठीक है, तो मेढक के अंदर पहले पूंछ होती है, बाद में पूंछ नहीं होती है। इस प्रक्रिया का कारण, जो रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? मेटामॉर्फोसिस, है ना। लाइसोसोम उसको खा जाता है, ये भी लिख लो, ये भी लाइसोसोम का एक काम आप मान सकते हैं, या कुछ भी जो इसका पॉइंट है वो लिख लो। फिर हम रिक्तिका पढ़ेंगे, मेटाओ। चलो स्क्रीनशॉट ही लेना है, बाकी करना क्या आपको? लिखना है, वीडियो को पॉज करके लिख लो, इतना दिमाग तो होगा रे। ये दे दिया। अब हमें पढ़ना है रिक्तिका। रिक्तिका, तो रिक्तिका मतलब वैक्यूल्स। रिक्तिका, रिक्तिका एकल झिल्ली बंधित कोशिकाएं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। सारे आज एकल झिल्ली बंधित पढ़ रहे हो तो ये तो बात लिखनी ही नहीं। चलो, अब रिक्तिका होती कितनी प्रकार की? हम मुख्यतः 4 रिक्तिका पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक हम पढ़ेंगे रस रिक्तिका, है ना। एक हम पढ़ेंगे गैस रिक्तिका, एक हम पढ़ेंगे संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका, और एक हम पढ़ेंगे फूड वैक्यूल। उसको क्या कहेंगे? खाद्य रिक्तिका कह सकते हो, या भोजन रिक्तिका, कुछ भी हिंदी में नाम पता नहीं मुझे, फूड वैक्यूल। ठीक है, ये 4 रिक्तिका मुख्य हमें पढ़नी है।
मुख्य इसमें रस रिक्ति का इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बस पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं अपन भी। ठीक है, पहले मैं रस रिक्ति का स्टार्ट करता हूँ। रस रिक्ति का इंग्लिश में इसको कहते हैं सेप वैक्यूल। क्या कहते हैं? सेप वैक्यूल। रस रिक्तिका, रस रिक्तिका जो होती है वो किस में पाई जाती है मैंने बताया है, बताओ किस में पाई जाती है। वैसे गैस रिक्तिका किस में पाई जाती है ये भी मैंने बताया, ये टॉपिक कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बीच में आ गया तो इसको करवा देते हैं। किस में पाई जाती है? पादप कोशिका। पादप कोशिका में पाई जाती है, जो इसका लगभग 95% आयतन घेरती है। 95% आयतन घेरती है, यानी कि जो पादप कोशिका है ना उसका 95% तक भाग ये घेर सकती है रिक्तिका, इतना भाग। ठीक है, यह एकल झिल्ली बंधित होती है, ये पता है आपको। यह एकल झिल्ली बंधित होती है, इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसकी झिल्ली को एकल झिल्ली बंधित होती है, एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब टोनोप्लास्ट की विशेषता सुनो, ये चयनात्मक पारगम्य होगी, जैसे कोशिका झिल्ली होती है वैसे भी ये क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य, और सांद्रता प्रवणता के विपरीत ये आयनों को डालती है। ठीक है, रिक्तिका जो होती है ना, यह रिक्तिका में सांद्रता प्रवणता के विपरीत आयनों को डालती है। ये रस रिक्तिका के बारे में मेन बातें हैं कि पादप कोशिका में पाए जाते हैं, उसका 95% तक भाग घेर सकती है, एकल झिल्ली बंधित होती है, उस झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट है। ये टोनोप्लास्ट चयनात्मक पारगम्य होती है, और ये टोनोप्लास्ट रिक्तिका के अंदर सांद्रता प्रवणता के विपरीत अपोजिट जो है वो आयनों को डालने का काम करती है। ये रस रिक्तिका, नोट करो इसको, ये रस रिक्तिका है, इसको नोट कर लो। और कौन सी बची भाई? और हमारी बची गैस रिक्तिका। गैस रिक्तिका को पढ़ लेते हैं। गैस रिक्तिका, इसी को हम कूट रिक्तिका भी कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है कूट रिक्तिका, गैस वैक्यूल या स्यूडो वैक्यूल, इंग्लिश में स्यूडो वैक्यूल। ठीक है, तो ये जो है ये किस में पाई जाती है? ये जीवाणुओं में पाई जाती है। ये मैंने पहले बताया था, दूसरे लेक्चर में बताया था, भले देख लेना। ये जीवाणुओं में पाई जाती है, और इसका जो काम होता है वो क्या होता है? ये उत्प्लावकता प्रदान करती है। उत्प्लावकता क्या होती है? फ्लोटिंग, पानी में ऊपर उठते हैं, उसको क्या कहते हैं? उत्प्लावकता। ये उत्प्लावकता प्रदान करने का काम करती है। और क्या था? और एक थी फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल किस में होती है? केवल इतना जानना है, ये किस में होती है? फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल होती है पैरामीशियम में। किस में होती है? पैरामीशियम में। और एक है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी कि संकुचनशील रिक्तिका। ये किस में होती है? ये होती है अमीबा। बस हो गया रिक्तिका। रस रिक्तिका पादप कोशिका में, गैस रिक्तिका जीवाणुओं के अंदर, फूड वैक्यूल पैरामीशियम में, और संकुचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा के अंदर। ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अपना रिक्तिका भी हो गया। तो आज हमने जो अंत्य झिल्लिका तंत्र है उसको पूरा पढ़ा, यानी कि मुख्यतः 4 कोशिका, अंत्य प्रथवी जालिका, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और रिक्तिका, इनके बारे में बात की। चारों ही एकल झिल्ली बंधित कोशिकांग है, और उनको हमने बेहतरीन ढंग से प्रयास किया है कि इससे बाहर सवाल नहीं जाए। ठीक है, और नहीं भी जाएगा, ये आप देख लेना। उसके बाद ये क्लास जो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ये अब आपका काम है, मैंने मेरा काम कर दिया। तो ये आप प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ। ठीक है, ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा मिले। फ्री में हम चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें आपको शेयर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम क्लासेस लाते रहेंगे, आप पढ़ते रहो, देखते रहो, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। और अगली जो एक क्लास हमारी और है, जिसके अंदर हम
कोशिका वाले चैप्टर को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जल्दी आ जाएगी। आप जो है तब तक इसको रिवाइज करिए और धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।